लखनऊ स्थित स्टेट फॉरेंसिक संस्थान पहुंचे सीएम योगी। ड्रोन लैब, डीएनए लैब का किया उद्घाटन। आज से 20 अगस्त तक चलेगा शिखर सम्मेलन। योगी सरकार के प्रयासों से खुले रोजगार के अवसर। विदेशों में नौकरी की चाबी बना रोजगार मिशन। जापान, जर्मनी, यूएई में श्रमिकों की मांग। गाजियाबाद में कुत्तों को बचाने के चक्कर में महिला दरोगा की मौत। अचानक सामने आया कुत्ता तो मोड़ी स्कूटी, कार ने मारी टक्कर। 2 साल पहले ज्वाइन की थी नौकरी। मेरठ में टोल प्लाजा पर जवान के साथ मारपीट। जाम का विरोध करने पर टोल कर्मियों ने की पिटाई। गाजीपुर के सनबीम स्कूल में चाकूबारी। 9वीं कक्षा की छात्र ने 10वीं के आदित्य वर्मा को उतारा मौत की घाट। बचाना है अन्य छात्र भी चाकू लगने से हुए घायल। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। और लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां स्टेट फॉरेंसिक संस्थान में सीएम योगी और अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया। सीएम योगी ने 3 दिवसीय इंटरनेशनल समिट का शुभारंभ किया गया है और आज से 20 अगस्त तक चलेगा शिखर सम्मेलन। और ड्रोन लैब, डीएनए लैब का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहाँ स्टेट फॉरेंसिक संस्थान में सीएम योगी ने 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया। यह शिखर सम्मेलन आज से 20 अगस्त तक चलेगा। साइबर युद्ध आयाम और बहुपक्षीय कानूनी ढांचे, फॉरेंसिक और रणनीतिक प्रतिकार विषय पर हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि शिखर सम्मेलन और इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने और इसके साथ ही बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा शुभारंभ किया गया 3 दिवसीय इंटरनेशनल और स्टेट फॉरेंसिक संस्थान में सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद है और हम आपको इस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही बता दें कि 20 अगस्त तक ये सम्मेलन चलेगा। साइबर युद्ध के आयाम, बहुपक्षीय कानूनी ढांचे, फॉरेंसिक और रणनीतिक प्रतिकार विषय पर यह अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इसके साथ ही 3 दिवसीय इंटरनेशनल समिट का शुभारंभ किया गया। और इसके साथ ही बता दें कि 3 दिवसीय इंटरनेशनल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन स्टेट फॉरेंसिक संस्थान में सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं। और इसके साथ ही बता दें कि बारीकी से तमाम चीज़ों की जानकारी ली जा रही है और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का शुभारंभ। और इसके साथ ही बता दें कि शिखर सम्मेलन 20 अगस्त तक चलेगा और इसके साथ ही ड्रोन लैब, डीएनए लैब का उद्घाटन किया गया सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। स्टेट फॉरेंसिक संस्थान में सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 दिवसीय इंटरनेशनल समिट का शुभारंभ किया गया और इसके साथ ही स्टेट फॉरेंसिक संस्थान में सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं और यह शिखर सम्मेलन आज से 20 अगस्त तक चलेगा। साइबर युद्ध के आयाम, बहुपक्षीय कानूनी ढांचे, फॉरेंसिक और रणनीतिक प्रतिकार विषय पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उसके साथ ही ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उनके साथ अधिकारी भी मौजूद हैं और इसके साथ ही तमाम चीज़ों की जानकारी ली जा रही है। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ कई अधिकारी भी मौजूद हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 3 दिवसीय इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन और इसके साथ ही शुभारंभ किया गया। और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। स्टेट फॉरेंसिक संस्थान में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही 20 अगस्त तक ये सम्मेलन चलेगा और इसके साथ ही बता दें कि स्टेट फॉरेंसिक संस्थान में सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं। और इसके साथ ही बता दें कि यह सम्मेलन 20 अगस्त तक चलेगा और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त वहां मौजूद होकर तमाम चीज़ों की बारीकी से जानकारी ले रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और उसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त स्टेट फॉरेंसिक संस्थान में मौजूद हैं, जहाँ तमाम चीज़ों की जानकारी ली जा रही है। और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ बता दें कि इस वक्त मौजूद है, जहां दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ और उद्घाटन किया जा रहा है। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं लखनऊ से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही उनके साथ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और उन्होंने तमाम जानकारी ली है। और इसके साथ ही 3 दिवसीय इंटरनेशनल समिट का शुभारंभ किया गया है। और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है।
और स्टेट फॉरेंसिक संस्थान में सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं। जहां बता दें कि दीप प्रज्वलित कर उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और इसके साथ ही कई उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किए हैं, जिसका लाभ सीधा मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं, जहां उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत और इसके साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम बारीकी से जानकारी ली है। उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद हैं और इसके साथ ही स्टेट फॉरेंसिक संस्थान में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, जहाँ उन्होंने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और इसके साथ ही बता दें कि यह समिट 3 दिवसीय यानी कि 20 अगस्त तक चलेगा। और इसके साथ ही बता दें कि तमाम लाभ मिलते हुए नजर आएंगे और निवेश को भी बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और इसके साथ ही चलिए आपको सुनवाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त क्या कह रहे हैं। कार्यरत वैज्ञानिकों को मिली है पदोन्नति। ग्लोबल मानकों के अनुसार फॉरेंसिक स्टाफ को बनाया गया है दक्ष। नवीन न्याय प्रणाली के अनुरूप 7 वर्ष से अधिक सजा वाले प्रकरणों में फॉरेंसिक टीम द्वारा सीन ऑफ क्राइम का भ्रमण हुआ है सुनिश्चित। घटना स्थल से फिंगरप्रिंट, आग्नेयास्त्र, बुलेट्स, भौतिक रासायनिक साक्ष्यों के अतिरिक्त डिजिटल डेटा व डीएनए साक्ष्य संकलन, पैकेजिंग, प्रिजर्वेशन के साथ मौके पर ही प्रारंभिक परीक्षण की भी सुविधा समयबद्ध न्याय की दिशा में बनकर उभरा है अभूतपूर्व कदम। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद एवं पुलिस कमिश्नरेट के लिए 75 फॉरेंसिक वैन्स का फ्लैग ऑफ किया जा रहा है। न्यायिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने में ये फॉरेंसिक वैन्स निभाएंगी महत्वपूर्ण भूमिका। समयबद्ध न्याय का आधार, डबल इंजन सरकार। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय उपस्थित हैं। हम विनम्रतापूर्वक निवेदन करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर आएं और अपने प्रेरणादायक शब्दों से इस सभा को संबोधित करने की कृपा करें। उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ के तृतीय स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस 3 दिवसीय इंटरनेशनल समिट में आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी, एडिशनल सेक्रेटरी आईटी भारत सरकार श्री अभिषेक सिंह जी, प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश श्री संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स उत्तर प्रदेश श्री अनुराग यादव जी, अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं श्री नवीन अरोड़ा जी, डायरेक्टर उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज डॉक्टर जीके गोस्वामी जी, 3 दिवसीय इंटरनेशनल समिट में उपस्थित इस न्यू एज टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी हमारे विशेषज्ञगण, फैकल्टी मेंबर्स और इस प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़े हुए सभी छात्र छात्राएं और उपस्थित अन्य सम्मानित अतिथि, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज के तृतीय स्थापना दिवस के अवसर पर संस्थान को हृदय से बधाई देता हूं और इस अवसर पर आयोजित इस 3 दिवसीय सेमिनार के लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। तीसरे सत्र में संस्थान में प्रवेश तीसरे स्थापना दिवस के अवसर पर यहां तीसरे सत्र को भी प्रारंभ कर चुका है। पिछले
2 वर्ष की उपलब्धि इस संस्थान के लिए आगे बढ़ने की एक सुदृढ़ नींव को प्रदान करता है। आज की आवश्यकता नहीं, याद रखना, जब भी भारतीय परंपरा में कोई मंथन हुआ उससे कोई ना कोई अमृत जरूर निकला है। और ये वैदिक कालखंड से परंपराएं चली आई। वैदिक और पौराणिक ज्ञान है, ये किसी न किसी मंथन का परिणाम है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां योगी सरकार के प्रयासों से खुले रोजगार के अवसर, विदेशों में नौकरी की चाबी बना रहा रोजगार मिशन। जापान, जर्मनी, यूएई में श्रमिकों की मांग अब लगातार बढ़ती जा रही है। जहां बता दें कि 10,830 रोजगार मेलों में 13.64 लाख युवाओं को काम मिलता हुआ नजर आ रहा है। 24,000 से ज्यादा काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार ऐतिहासिक पहल करती हुई नजर आ रही है। जहां श्रम एवं संयोजन विभाग की योजनाएं जिस दूरदर्शिता से रोजगार सृजन की बहुआयामी रणनीति अपनाई है। रोजगार को लेकर प्रदेश सरकार की नीति अब सिर्फ स्थानीय नौकरियों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन की शुरुआत की है। मिशन के मुख्य उद्देश्यों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न रोजगारों के अवसरों को पता लगाना और इसके साथ ही अध्ययन कर उनको दूर करना, रोजगार कार्यक्रम संचालित करना और करियर काउंसलिंग करना और राज्य के रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों को अल्प रोजगार युवाओं को पोस्ट प्लेटफॉर्म सपोर्ट प्रदान करना है, जिसमें घरेलू और विदेशी द्वारा राज्य सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो और विदेश में नौकरी के लिए युवाओं को तैयार करने के उद्देश्य से युवाओं को प्रोफेशनल रूप से तैयार किया जा रहा है और बाजार मांग के अनुरूप ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बाढ़ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं। राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। बेहतर समन्वय और एक्शन जरूरी। कंट्रोल रूम हर साल में 24 घंटे एक्टिव रहे और इसके साथ ही लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में बाढ़ से बिगड़ते हालात पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहत और बचाव कार्य को तेज करने के निर्देश दिए हैं। राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। कंट्रोल रूम हर हाल में 24 घंटे एक्टिव रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बनने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सख्त निर्देश देते हुए बता दें कि राहत कार्य पहुंचाने और हर हाल में एक्टिव रहने के निर्देश दिए गए हैं। शारदा यूनिवर्सिटी से एक खबर सामने आई है, जहां यूनिवर्सिटी के बीटेक छात्र शिवम ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। मृतक छात्रा के पिता कार्तिक चंद ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर बीएनएस की धारा 108 के तहत नॉलेज पार्क पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। परियोजना का आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने बिना पढ़ाए फीस वसूली किया करते थे, साथ ही मेल और संदेशों के माध्यम से फीस वसूली की गई। छात्र को क्लास ना आने की जानकारी भी दी गई है। जानकारी के अनुसार मृतक छात्र 2 साल से हॉस्टल में रह रहा था। पहले उसने अपनी मां को बताया कि कॉलेज जाने पर कुछ छात्रों द्वारा परेशान किया जाता था, जिसकी वजह से उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया, परंतु माता के समझाने पर 3 से 4 महीने बाद फिर से कॉलेज जाना उसने शुरू किया।
खबर गाजियाबाद से है, जहां एक बता दें कि बेहद ही घटना सामने आई है जिसने पूरे पुलिस महकमे को सदमे में डाल दिया है। बीती रात शास्त्री नगर इलाके में ड्यूटी से लौट रही महिला सब इंस्पेक्टर रिचा साचन की बुलेट बाइक एक आवारा कुत्तों से टकराकर बता दें कि टकरा गई, जिससे सड़क पर गिरने के बाद उनकी मौके पे ही और कानपुर निवासी रिचा गाजियाबाद के कवि नगर थाने में तैनात थी और शास्त्री नगर के महिंद्रा एनक्लेव में किराए पर रह रही थी। हादसा रात के समय हुआ जब वे ड्यूटी खत्म कर वापस अपने घर लौट रही थी। घटना के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत से साथी अधिकारी और पुलिस विभाग गहरे शोक में है। सचान जो कि 2023 बैच की महिला उप निरीक्षक थी, हमारे थाना कविनगर पर नियुक्त थी। ये कल रात्रि में 17/18 की रात्रि में ये थाने से अपने घर की ओर जा रही थी। तो जैसा बताया जा रहा है कि ये जाते समय रास्ते में कह रहे हैं कि कोई कुत्ता था, जिसको बचाने के चक्कर में ये दूसरे वाहन से टकरा गई, जहां उसको तत्काल अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। खबर बाराबंकी से है, जहां तहसील समाधान दिवस के दौरान एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक फरियादी महिला जो न्याय की उम्मीद लेकर जिलाधिकारी कार्यालय आई थी, अचानक से जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी के पैरों में गिर पड़ी और न्याय न मिलने की गुहार लगाते हुए खुदकुशी की कोशिश करने लगी। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने तुरंत कार्रवाई की और एक टीम गठित कर महिला को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। महिला की सुरक्षा और मानसिक स्थिति को देखते हुए उसे हैदरगढ़ कार्यालय में कुछ समय बैठाया और स्थिति सामान्य होने पर एसडीएम, सीओ और कोतवाल अभिमन्यु मल ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ महिला को उसके घर तक सुरक्षित पहुंचाया ताकि उसे किसी प्रकार का खतरा ना हो। न्यायालय में मुकदमा जो है फैसले के बाद में चलाया गया है। वही लोग निर्माण किए हैं, वही लोग दीवानी में जो है वो विचाराधीन किए हैं और जो है फैसले के बाद जब हमारा फैसला हो गया था उसके बाद दीवानी दायर की गई है। तो हम चाह रहे हैं जो फैसला हुआ था उस फैसले के आधार से फैसला कर दिया जाए और दीवानी का मुकदमा हम लड़ेंगे। जो भी उसमें निस्तारण आएगा उस पे हम जो है एग्री हो रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए हमारा पानी निकाला जाए, निर्माण उसका हटाया जाए जो किया गया है। नमस्कार, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जहां योगी सरकार है और लगातार उत्तर प्रदेश भर में समाधान दिवस का आयोजन होता है, लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की तो समाधान दिवस होता है लेकिन कागजों पर सीमित रहता है। मतलब फरियादी लगातार कई बार जो है समाधान दिवस के दौरान चक्कर काटने को मजबूर रहते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। उनके मामले अभी भी जो है पेंडिंग में है और आए दिन जो है वो परेशान होके आज भी जो है समाधान दिवस हैदरगढ़ तहसील में आयोजित हो रहा है और यहाँ पर जो है तमाम फरियादी पहली बार नहीं आए, मतलब सैकड़ों बार आ चुके, लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही। आखिर क्या मामला है कि कागजों पर जो है समाधान दिवस आयोजित हो रहे हैं और मामले अगर धरातल पर बात करें मामले क्यों नहीं निपट रहे हैं, आइए जानते क्या मामला है। क्या मामला है आपका और कितनी बार आप तहसील के चक्कर काट चुके हैं? सरकारी नाली का मामला है। हम 7 महीने से दौड़ रहे हैं। जब धरना प्रदर्शन के लिए अल्टीमेटम दिया तो हमको जो है गन्ना दफ्तर से उठाया गया, कहा गया तुम्हारा समस्या का समाधान होगा। समस्या का समाधान किया गया, उसके बावजूद फिर लोग आक्रमण करने लगे। हम 1 तारीख को थाने में एप्लीकेशन दिया, फिर समाधान दिवस पे 2 तारीख थी सोमवार को वहाँ हमने दिया तो एसडीएम साहब ने कहा हम दिखवा लेंगे, फिर भी नहीं कोई गया। उसके बाद उस पर फर्ज भी डलवा दिए कल की डेट। तो क्या लगता है कि आज जिलाधिकारी से आप मिली है, तो आज क्या आश्वासन मिला आपको? हमसे एसडीएम साहब से मिले, जिलाधिकारी से हम नहीं मिल पाए हैं। नहीं तो अब आज तो बैठे हैं साहब। हाँ बैठे हैं, लेकिन वहाँ तक हमको जाने नहीं दिया गया। मतलब क्या डीएम तक पहुँचने नहीं दिया जाता? नहीं, वहाँ एप्लीकेशन एसडीएम ने ले लिया था। क्या नाम है आपका और क्या मामला है? हमारा सत्यभामा सिंह नाम है, स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह की पुत्री हूँ, ग्राम अलमापुर की रहने वाली। कितनी बार आप जो है जिलाधिकारी मुख्यालय पे और यहाँ पर कितनी बार आ चुके समाधान दिवस? 4-6 बार तो हम खाली जिलाधिकारी को देने क्या गए लगता हैं। है योगी बाबा की सरकार में आपको न्याय मिलेगा? उम्मीद तो यही है, लेकिन यहाँ के लोग काम नहीं करना चाहते, ना न्याय कोई कार्य नहीं करना चाहते। अब देखना होगा कि तमाम जो फरियादी आते हैं उनको कब न्याय मिलेगा या फिर तहसील और समाधान दिवस केवल एक खाना पूर्ति महज बन के रह जाएगा। उत्तर प्रदेश से बाराबंकी से जितेंद्र शुक्ला।
खबर नोएडा से है, जहां नोएडा प्राधिकरण की उपलब्धि उनके निरंतर प्रयास और जनता के सहयोग का नतीजा है। स्वच्छता के मामले में नंबर 1 स्थान हासिल करना इस बात का सबूत है कि प्रशासन ने शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हालांकि शहर के कुछ हिस्सों में अभी भी गंदगी देखने को मिल रही है और इसका मुख्य कारण प्लास्टिक का उपयोग बताया जा रहा है। बाजार में प्लास्टिक का खुला और नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है, जिससे सफाई अभियान को चुनौती मिल रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने विशेष अभियान चलाया और लगभग 2500 किलो प्लास्टिक जब्त की है। यह कार्रवाई शहरवासियों को सचेत करने और प्लास्टिक उपयोग पर रोक लगाने के लिए की गई है। जो स्वच्छ अभियान हम लोगों ने चलाया है, इसमें प्लास्टिक सीज करना, प्लास्टिक को प्रतिबंध करना, ये भी बड़ा हमारा एक मुद्दा है। जितने अगर प्लास्टिक अगर मार्केट में अगर फ्रीली अवेलेबल है, हमारा सारा ड्रेन चौक हो जाता है और हर जगह प्लास्टिक ही मिलता है। गार्बेज में 90% प्लास्टिक ही मिलता है। तो हमारे बहुत सारे टीम्स हम लोग बनाकर पिछले 6-7 महीने से निरंतर हम लोग इसका एक अभियान चलाया नोएडा में। कई मार्केट में हमें जो होलसेल में जो प्लास्टिक बेचते थे उसको सारा सील करा दिया, एंड इसके अलावा रिटेल में जो प्लास्टिक था उसको भी हम लोगों ने सील करा दिया। बहुत अच्छा मैसेज गया मार्केट में, पब्लिक में, कि प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना है। अभी हमारा मेन काम है कि बाहर से जो प्लास्टिक करे उसको रोकने वाला काम है, उसको भी हम लोग बहुत सीरियसली लिए। फिरोजाबाद में हथियारों को लेकर वीडियो बनाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। युवक का बता दें कि कमर में अवैध देसी तमंचा लगाकर बनाया गया रील सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दूसरी वीडियो में दोनों हाथों में भी अवैध असला और बंदूक दिखाई दे रहा है। बता दें कि वायरल वीडियो थाना उत्तर क्षेत्र के गांधी पार्क का बताया जा रहा है। खबर गोरखपुर से है, जहां गांव के पास सड़क किनारे एक शव मिला है, जिसकी बाइक देवकली गांव के पास लवारिस मिली थी। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में उन्हें ग्रामीणों द्वारा पीटा जाता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। सीओ ने बताया है कि शव का पोस्टमार्टम कर दिया गया और जांच जारी है। मृतक के परिवार की तहरीर पर 6 लोगों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया गया है। खबर मेरठ से है, जहां थाना क्षेत्र में टोल टैक्स को लेकर आर्मी के जवान के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। आरोप है कि जवान को खंबे से बांधकर उसको पीटा गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पुलिस ने जवान की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों पक्षों की ओर से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। मेरठ एसएसपी ने बताया कि घटना की जानकारी उन्हें कल रात एक वीडियो के माध्यम से मिली। जांच में पता चला कि फौजी अपनी ड्यूटी से लौट रहे थे और टोल कर्मियों से किसी बात पर झगड़ा हो गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई की और वीडियो के आधार पर कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्षेत्र सरूरपुर अंतर्गत घोटका गांव के निवासी कपिल नामक व्यक्ति हैं, जो भारतीय सेना में कार्यरत हैं। आज अपनी छुट्टी बिताने के पश्चात वो अपने गांव से वापस अपने ड्यूटी स्थल जा रहे थे। इस दौरान थाना क्षेत्र सरूरपुर में ही भूनी टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई थी, जिसको लेकर उन्हें जाने की जल्दी थी। उन्होंने टोल कर्मियों से इस बाबत बताया। इस बात को लेकर उनका टोल कर्मियों से कुछ वाद विवाद हुआ और टोल कर्मियों ने उन्हें जान से मारने की नीयत से उनकी पिटाई कर दी। इस संदर्भ में तत्काल थाना सरूरपुर पे उनके परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर इसमें जो 4 मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस की 2 अन्य टीमें लगी हुई हैं, जो सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पे। खबर अयोध्या से है, जहां ट्रक में आग लग गई। जानकारी के अनुसार हादसा हाई टेंशन लाइन से ट्रक छू जाने के कारण हुआ। ट्रक पर लदी हुई नदी बाइक आग की चपेट में आ गई और इस हादसे में ट्रक के साथ लगभग 12 से अधिक बाइकें भी जल गईं। घटना थाना प्रयागराज हाईवे पर हुई और पुलिस और फायर विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और स्थिति को नियंत्रण में किया। हालांकि इस हादसे से भारी संपत्ति की हानि हुई है। अधिकारियों ने आगे की भी जाँच शुरू कर दी है ताकि हादसे के कारणों का पूरा पता लगाया जा सके। खबर बरेली से है, जहां फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र के गांव में 10 साल के मासूम अहिल के साथ अपराधियों ने जो कृत्य किया उससे पूरे इलाके में
गंभीरता देखने को मिल रही है। जानकारी के अनुसार गांव का ही शातिर युवक वसीम ने मासूम अहील का अपहरण कर उसके पिता से 10 लाख रुपए की फरौती मांगी। जब मामला पुलिस तक पहुंचा तो आरोपी बौखला गया और मासूम का गला ब्लेड से रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। सोमवार सुबह पुलिस और आरोपी वसीम के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान वसीम को गोली लगी और पुलिस ने उसे धर दबोचा। आरोपी की निशानदेही पर खेत से अहील का खून से सना हुआ शव बरामद किया गया। इस वारदात की खबर मिलते ही गांव में कोहराम मच गया है और मासूम के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीण इस घटना से हैरान है कि उनके ही युवक इतनी दरंदगी पर उतर आया। थाना फतेहगंज पश्चिमी पर एक सूचना प्राप्त हुई कि सखावत पुत्र मोहम्मद नबी ग्राम टिटोली के निवासी हैं। इनका 10 वर्षीय पुत्र शाम 5 बजे से गायब है। पुलिस के द्वारा तत्काल FIR नंबर 328/25 रात्रि में थाने पर दर्ज किया गया। मेरे द्वारा दोनों SOG टीम और सर्विलांस टीम को थाने की टीम के साथ खोजबीन में लगाया गया। इस बीच एक अज्ञात मोबाइल नंबर से वादी के WhatsApp नंबर पर 10 लाख रुपए के डिमांड की एक कॉल आई। डिमांड रखी गई। पुलिस टीमों द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सर्विलांस और CCTV फुटेज के आधार पर वादी मुकदमा के सगे भांजे वसीम पुत्र नफीस अंसारी गांव टिटोली का रहने वाला है, इसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में इसने बताया कि इसके द्वारा प्री प्लान्ड तरीके से बच्चे के अपहरण और हत्या की घटना कारित की गई है। शाम को 5 बजे ये बच्चे। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।